अध्याय तीसरा और टॉपिक आपका ये है संज्ञा। उसकी परिभाषा। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो सही उत्तर होगा आकाश। इसकी व्याख्या भी देखेंगे दोस्तों। उपयुक्त शब्दों में से आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो सही उत्तर है पहाड़। इसकी व्याख्या देखेंगे कि उपयुक्त शब्दों में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। संज्ञा उस विकारी शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध होता है। वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके धर्मों से भी है। अब यहाँ संज्ञा के भेद दिए गए हैं, इसको भी देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और रामचंद्र वर्मा के अनुसार। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखेंगे कि पदार्थवाचक, इसमें भी दो हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, और इसके बाद है भाववाचक। अब रामचंद्र वर्मा के अनुसार देखेंगे कि मूर्त संज्ञा के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और अमूर्त वाचक संज्ञा के अंदर तीन प्रकार की, जिसमें भाववाचक, क्रियावाचक, गुणवाचक संज्ञा। और कामता प्रसाद के अनुसार भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखेंगे कि आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के भेद। यहाँ आप देखेंगे कि गुण धर्म के अनुसार और वस्तु के आधार पर, गुण धर्म के अनुसार भाववाचक और वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब है संज्ञा के प्रकार। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। व्याख्या भी इसकी देखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद 4 भेद मानते हैं, जिसमें तत्सव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के रूप में वर्गीकृत किया है। अब चौथा है संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो उत्तर है निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता है, जबकि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भेद होते हैं। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि संज्ञा के भेदों के संबंध में वैयाकरण एक मत नहीं है, पर अधिकतर वैयाकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो उत्तर होगा लेखक। अब है लेखक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि त्रिपिटक, भारत तथा गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्रिपिटक और भारत, एक गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। आप देखेंगे कि सिंधु, अमेरिका, सोमवार और दीपावली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक के अंदर जुलाह, ठग, प्रोफेसर और वर्षा यह जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो यहाँ है आपका मोहन एक परिश्रमी और ईमानदारी बालक है, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे है मोहन, मोहन एक परिश्रम और ईमानदार बालक है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मोहन है। इसकी व्याख्या देखेंगे। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञातव्य हो कि जिस शब्द में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तु
वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। दोस्तों इसके पहले भी ये जो बुक है घटना चक्र, जो आपको थंबनेल में दिखा कि घटना चक्र, ये 2022 का एडिशन है, सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक में 1982 से सन 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। दोस्तों आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस बुक के अंतर्गत वे परीक्षाएं हैं जिसमें आईएएस से लगा तक विभिन्न स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें हिंदी का व्याकरण का एक सब्जेक्ट जो आता है, उन सभी के पेपर इसमें शामिल है। तो दोस्तों इस बुक को आप अपने बुक स्टोर से आसपास से खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। इस बुक को बहुत अच्छी बुक है जिसमें पूर्ण कंटेंट व्याकरण का दिया गया है। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट के माध्यम से। दोस्तों यह इसका तीसरा अध्याय है। इसका मैं 2 अध्याय आपको करवा चुका हूँ। जो पहला था हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, उत्पत्ति और विकास, और दूसरा था इसका वर्णमाला। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यह इसका एक तीसरा अध्याय है संज्ञा। और आगे भी मैं आपको लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रिया, कारक, काल, वाच्य, अव्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और विलोम, ये सभी जो थंबनेल में आपको जैसा दिख रहा है, इन सभी के भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जिस शहर में हैं उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो यह होगा एक व्यक्तिवाचक। इसकी व्याख्या है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी के कहने से एक व्यक्ति और गंगा के कहने से एक नदी का और काशी के कहने से एक शहर का बोध होता है, अर्थात ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो उत्तर होगा इसमें, जैसे आप देखेंगे सभी हम को ऑप्शन को पढ़ेंगे कि समारोह, गजमार, डोंगर, दलहा और ई है, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डोंगर। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है और अतः डोंगर एक जातिवाचक संज्ञा है, न कि व्यक्तिवाचक। और शेष जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो उत्तर है राम, रामचरितमानस और गंगा। राम, रामचरितमानस, गंगा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुरेश, हिमालय, मई, होली आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो यहाँ उत्तर होगा गंगा। गंगा शब्द संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी, गांधी जी, गंगा और काशी। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, घर, पहाड़ और नदी जिस संज्ञा के भेद है अंतर्गत आएगा, तो यह उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा घर, पहाड़ और नदी। इसकी व्याख्या आप देखेंगे, घर, पहाड़ और नदी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, भाई और दूल्हा, ठग इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, तोता, गाय, कोयला। वस्तुओं के नाम, मेज, कलम, बाल्टी इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, आंधी, तूफान और वर्षा।
नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो उत्तर होगा जातिवाचक। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा के तरीके तो कर्मचारी और पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों जातिवाचक पूछा है तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, बी और डी, कर्मचारी और पर्वत। इसकी व्याख्या देखेंगे कि कर्मचारी एवं पर्वत दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। बहन, मंत्री, जुलाह, प्रोफेसर, ठग, कर्मचारी और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो यहाँ उत्तर सही होगा आपका बी, जातिवाचक संज्ञा। रेखांकित पद पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो उत्तर होगा मजदूर। व्याख्या इस प्रकार की, जिन संख्याओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में मजदूर जातिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें होगा पुस्तक। व्याख्या इस प्रकार है, शेषव भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है और लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है तथा पुस्तक एक जातिवाचक, अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मैं जयचंदो संज्ञा शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदो का संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ उत्तर होगा आपका एक जातिवाचक, क्योंकि यहाँ इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझेंगे कि उपयुक्त वाक्य में जयचंद किसी एक व्यक्ति का नाम होकर विश्वासघाती व्यक्ति का बोधक है। वस्तुतः कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, वे दुर्लभ गुणों के कारण वर्ग विशेष के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। नेक्स्ट, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में आप देखेंगे यहाँ पे जातिवाचक है। कवि जातिवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा। इसकी व्याख्या भी देखेंगे कि जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, पहाड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा इसमें है वकील। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों आदि का शामिल किया गया है। नेक्स्ट, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय यहाँ पे आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा है। इसकी व्याख्या देखेंगे, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संबंधियों, व्यवसाय तथा पदों एवं कार्यों के नाम जैसे कि भाई, मंत्री, माली, जुला और ठग आदि जातिवाचक संज्ञाएं। प्राकृतिक तत्वों के नाम के अंतर्गत भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षियों के नाम गाय, मोर, घोड़ा, तोता, बुलबुल जातिवाचक संज्ञा है। और वस्तुओं के नाम तो घड़ी, पुस्तक, चारपाई और कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यहाँ पर भी जातिवाचक के व्यक्तिवाचक।
यहाँ आप व्याख्या देखेंगे कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल के अंतर्गत एक है जातिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों तथा उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर और सभा। इसमें राज्यपाल जो पूछा गया था तो राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ है क्वेश्चन नेक्स्ट, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो बी जातिवाचक। लहर जातिवाचक संज्ञा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में आते। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले इसका उत्तर सी अर्थात भाववाचक संज्ञा माना था, परंतु संशोधित उत्तर में इस पत्र का बी माना गया अर्थात जातिवाचक है। लहर एक जातिवाचक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त भारत का एक नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, अब इसका देखेंगे कि दिए गए वाक्य में नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुतः ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो अपने विशिष्ट गुण के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं तो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। अब आगे है भाववाचक। क्वेश्चन होगा इसमें कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ डी सही है, अमीरी। अमीरी एक भाववाचक संज्ञा है। व्याख्या इसकी देखेंगे कि उपयुक्त में से अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बूढ़ा, लड़का, मित्र और पंडित। और भाववाचक संज्ञा क्या है? बूढ़ा से बनेगा बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता और पंडित से पंडिताई। तो ये जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें जो यहाँ देखेंगे बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्रता और पंडिताई, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। नेक्स्ट, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है तो यहाँ उत्तर होगा दौड़। दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। इसकी व्याख्या आप देख लेंगे कि उपयुक्त वाक्य में दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा है। जैसे दौड़ना क्रिया से निर्मित है। अब भाववाचक संज्ञा बनने के तरीके जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, जैसे दास से दास तत्व, क्रिया के द्वारा चढ़ना से चढ़ाई, सर्वनाम के द्वारा अपना से अपनापन, विशेषण के द्वारा गर्म से गर्मी और अवयव के द्वारा दूर से दूरी, ये भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बी है योगी। अब यहां इसकी व्याख्या देखेंगे कि उपयुक्त में से योगी भाववाचक संज्ञा नहीं है। योगी और यौगिक विशेषण शब्द है, जबकि योग शब्द संज्ञा है। मधुरता, लोभ तथा रुकावट भाववाचक संज्ञा शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक तो यह संज्ञा से मित्र से मित्रता, विशेषण से कठोरता, सर्वनाम से ममता, क्रिया से बहना से बहाव और अवयव से निकट्य, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सी है चरित्र। अब इसकी व्याख्या, उपयुक्त में से चरित्र शब्द में भाववाचक संज्ञा वस्तुतः चरित्र तत्सम पुल्लिंग शब्द है जिसका विशेषण चरितव्य तथा चरितार्थ होता है। जो आचरण योग्य हो उसे चरितव्य तथा जिसका अभिप्राय पूरा हो गया उसे चरितार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो बी यहाँ पुत्र होगा भाववाचक संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है जिसका विशेषण प्रेमी तथा प्रेममय होता है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से
किस जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब है शेषव शब्द संज्ञा शब्द है। शेषव शब्द संज्ञा का शब्द है, तो ये उत्तर होगा भाववाचक। यहाँ उसकी व्याख्या भी देखेंगे। शेषव शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। अन्य भाववाचक संज्ञा जैसे वीरता, गुरुत्व, मौन इत्यादि। अब है नेक्स्ट है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे डैश कहेंगे, तो यहाँ उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ। अब है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होता है, तो ये होगा बपोती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा के रूप में बाप का होगा बपोती। हेलो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी 2022 का जो ये एडिशन है, सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, और इस बुक के अंदर 1982 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल है। और आईएएस से लगा तक विभिन्न स्टेट में जितने भी जो पेपर हुए हैं, सीटेट, यूपीपीएससी, जो भी आप थंबनेल में देख रहे हैं इस बुक को, ये सारे पेपर इस बुक के अंदर हैं। और अभी मैं इसके आपके अध्याय पहला, दूसरा करवा चुका हूं, और आज ये अध्याय आपका संज्ञा का है, जिसमें अध्याय पहला तो था आपका हिंदी भाषा में इसकी बोलियां, उत्पत्ति, विकास और वर्णमाला, और आज ये तीसरा अध्याय है संज्ञा। उसके बाद में लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये सभी भी दोस्तों आपको मैं इसके अंदर करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर ले। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन भी घंटी को ऑन कर लें, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा के रूप में बपोती होता है। बाप, बहन, भाई, माँ इत्यादि शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उत्तर होगा औचित्य। व्याख्या कि उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा औचित्य है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तथा अवयवों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है निज तत्व संज्ञा शब्द है, तो बी आपका होगा भाववाचक। निज तत्व का होगा भाववाचक। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि निज भाववाचक संज्ञा शब्द है जो निज सर्वनाम से बना हुआ है। भाववाचक संज्ञा के निर्माण हेतु आप देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से पंडित से पंडिताई, विशेषण में है मीठा से मिठास, सर्वनाम में निज से निज तत्व, क्रिया से दौड़ना से दौड़ और अवयव से वाह वाह से वाह वाही। यह भाववाचक संज्ञा के निर्माण हेतु नियम है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ और चाल भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। अब है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो यहां उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता भाववाचक शब्द बनाया गया है। नेक्स्ट, पशुता शब्द उदाहरण है, तो यहां होगा भाववाचक संज्ञा का। इसकी व्याख्या भी देखेंगे
कि पशुता भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का बोध पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो उत्तर होगा सोना। अब इसकी व्याख्या है कि सोना भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। मनाही, विद्वता, खुशी भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो उत्तर है 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। ये 5 प्रकार के जो शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है प्रत्यय लगाकर, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। नेक्स्ट इसका है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो उत्तर होगा बीमारी। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। इसकी व्याख्या, बीमारी भाववाचक संज्ञा है और दिल्ली तथा मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है और लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का एक जातिवाचक है। नेक्स्ट, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो है डी, चिंता। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता और लड़कपन इत्यादि। नेक्स्ट, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है तो है थकावट। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। इसके अतिरिक्त घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव तथा दौड़ क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता। अब इसकी व्याख्या भी इस प्रकार है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा के से विशेषण संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। आगे हमने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती थी। यहाँ पे उसी प्रकार है कि ये जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है तो इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता होगा। नेक्स्ट, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मानव से बनेगा आपका होगा मानवता। मानवता। अब है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्द मानवता है। शेष का विवरण निम्न थे। मनस्वी, आप उसका देखेंगे समझदार, तो मानवता, मनुष्यत्व और आदमियत। अब मूल शब्द तो है इसमें मनस, मनस का मनस्वी, मानव से मानवता, मनुष्य से मनुष्यत्व और आदमी से आदमित्व। अब यहाँ पे कोटि कौन सा होगा? तो विशेषण। मानव इसमें कौन सा था? तो भाववाचक संज्ञा का, मनुष्य का भाववाचक और आदमी भाववाचक। अब इसमें मनस के अंदर ई का प्रत्यय लगाए तो मनस्वी बना, और मानव में ता प्रत्यय से मानवता, और मनुष्य के अंदर त्व प्रत्यय से मनुष्य तत्व, और आदमी से ईयत लगाते बना था आदमीयत। ये शब्द का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, सुंदर की भाववाचक संज्ञा। सुंदर की भाववाचक संज्ञा तो सही उत्तर होगा इसका केवल ए, सुंदरता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य दोनों ही होती है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही हैं। तो इसका डी है, ए और बी दोनों सही है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा अगर आए तो आप सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है तो सही उत्तर है जागरण। तो इसकी व्याख्या है जागरण भाववाचक संज्ञा, यह विशेषण शब्द जागृत से बना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? स्वतंत्रता सबसे प्यारी है, तो यहाँ उत्तर होगा बी, भाववाचक संज्ञा। वाक्य का रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा शब्द है। विशेषण शब्द स्वतंत्रता में ता प्रत्यय जोड़ के भाववाचक शब्द स्वतंत्रता का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट है हरियाली।
हरियाली है, तो यहाँ उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। हरियाली भाववाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो उत्तर होगा आपका रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, यह है मित्रता। इसकी व्याख्या देखेंगे। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इस वाक्य में मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है समूहवाचक। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो डी, सेना। उपयुक्त में से सेना समूह का संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा में सभा, मंडप, दल, गुच्छा, सेना, कुंज और गिरोह ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो है दौड़। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द, तो यहां आप देखेंगे सी, सभा। इसकी व्याख्या देखेंगे। सभा संज्ञा शब्द है जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज और मंडप। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब तेजाब कौन सी संज्ञा है? तो उत्तर होगा द्रव्यवाचक। तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल इत्यादि भी इसी प्रकार की संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो उत्तर होगा दूध। जिस संज्ञा शब्द से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी आदि। नेक्स्ट आपका है विविध। इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण है, रूप है। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप होगा दुनियावी। इसकी व्याख्या देखेंगे। दुनिया संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण दुनियावी होता है। अन्य महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द उनका विशेषण संज्ञा शब्द है, जैसे कि जाति, चमक, धर्म, दान। तो जाति से होगा जातीय ये विशेषण, चमक से चमकीला विशेषण, धर्म से धार्मिक विशेषण, दान से दानी। नेक्स्ट, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इसका बी होगा वह। प्रश्नगत विकल्प में से वह सर्वनाम है, न कि संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यथा मैं, यह, वह, हम, तुम इत्यादि। नेक्स्ट, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है तो संज्ञा का पदबंध। उपयुक्त वाक्य में लंका का राजा रावण बहुत ही विद्वान था में रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बड़ो न बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो बी होगा संज्ञा। व्याख्या इस प्रकार है कि रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः विशेषण है, और बड़े शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट, द्वार, द्वार भटकना में प्रयुक्त विरुक्ति द्वार द्वार है, तो ये उत्तर होगा आपका डी, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की विरुक्ति है। विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक
उक्ति को 2 बार उच्चारित करना, इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। वस्तुतः वाक्य के द्वारा द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। नेक्स्ट, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है आपका विश्लिष्ट। हम देखेंगे कि व्याख्या, हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्ति है, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग रहती हैं। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट मिली होती हैं, जैसे उसका और तुमको। तो क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? तो सी है निशाना। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकी शब्द क्या है? तो सही उत्तर है संज्ञा। रेखांकी शब्द अपशब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इसका संज्ञा का, कि संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो सी, भय से भयानक। अब यह भय संज्ञा है और इससे बना विशेषण भयानक है। दोस्तों, आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करके चैनल को ज्वाइन करें और फेसबुक पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों पेज गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला को फॉलो, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।